नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमेरिका जब ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा था, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने निजी सोना रखने पर रोक लगा दी थी और एक तरह से कहें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसे जब्त कर लिया था। भारत जब चीन युद्ध में हार चुका था और 65 में जब दूसरे जंग में पाकिस्तान के साथ जूझ रहा था, उसके बाद उस समय के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने जो एक कानून लाया कि किस तरह से गोल्ड कानून जो था, कंट्रोल एक्ट था, उसके ज़रिए भी गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार रखने पर रोक लगा दी गई थी। आप उसे ज्वेलरी के रूप में रख सकते हैं, लेकिन उसे सरकार को सूचित करना होगा और कई तरह के मेजर सरकार ने उठाए थे। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि गोल्ड की डिमांड उससे और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि नेहरू के ज़माने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, उसमें उन्होंने सोना जब्त तो नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि सोना खरीदने पर 1 साल के लिए आप इसको डेफर कर दें, बहुत ज़रूरी हो तभी खरीदें। एक एक तरह से खरीदने की जो मंशा है, उसपे एक तरह से उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। सवाल है कि सरकार के इन कदमों से और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहले 7 जो प्लेजेस जनता से मांगे, उसके बाद प्रधानमंत्री और पूरी सरकार की तरफ से ऑप्टिक्स के लिए आज से शुरुआत हो गई है कि प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां घट जाएगी, केंद्रीय मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां घट जाएंगी। मुख्यमंत्री भी ऑप्टिक्स के लिए दिखा रहे हैं कि वो मेट्रो से चल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक साइकिल निकाल लाया है, कोई इलेक्ट्रिक बाइसिकल निकाल लाया है। सवाल यह है कि इन ऑप्टिक्स से क्या जो ये क्राइसिस है, जो एनर्जी सिक्योरिटी की क्राइसिस है, जो कि धीरे-धीरे एक तरह से भारत के आर्थिक मंदी या संकट में भी तब्दील हो सकता है, वो रुकेगा? क्या सरकार ने इसमें देरी कर दी? सरकार को पहले चेतना चाहिए था। पूरी दुनिया के देश जब जो पहले ही कदम उठा चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया के छोटे-छोटे देश भी कदम उठा चुके हैं, तो भारत सरकार फरवरी के महीने से लेकर मई के महीने तक सोती क्यों रही? इन सवालों का जवाब हम ढूँढने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। क्या है प्रधानमंत्री का मकसद, सरकार का इरादा? क्या गोल्ड के इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाने से क्या रास्ता सॉल्यूशन निकल जाएगा या सिर्फ ये सारे ऑप्टिक्स है? हमारे साथ इस कार्यक्रम में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अंकित कपूर जी, आपसे समझते हैं, ये जो गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर जो बढ़ाया गया है, तकरीबन 6% से 15% कर दिया गया है। आपको लगता है कि इससे समस्या का फौरी समाधान तो कुछ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे स्मगलिंग और बढ़ेगी, टैक्स इवेजन बढ़ेंगे, तरह-तरह के तरीके खोज लिए जाएँगे कि जिससे कि एक तरह से नई क्राइसिस शुरुआत हो जाएगी, जो कि 62 और 67 में हम देख चुके हैं। जी नमस्कार, थैंक यू शो में बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सबसे सही बात बोली है कि फरवरी में क्यों नहीं ये स्टेप ले लिया गया। तो देखिए फरवरी में स्टेप क्यों नहीं ले लिया गया, ये तो अमेरिका को भी नहीं पता था कि हमारी लड़ाई इतनी लंबी चल जाएगी। ज्यादातर हमने यही देखा है कि एक लीडर अगर खत्म हो गया तो लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन ईरान का जो लीडर खत्म हुए उसके बाद हमने देखा एस्केलेशन पे एस्केलेशन चलते रहे। बहुत टाइम तक उम्मीद रही कि यार ये जो वॉर है ये खत्म हो जाएगी। ज्यादातर अभी तक हमने देखा था जो वेनेजुला में हुआ था, वहां पे हमने देखा कि रातों रात वो कैप्चर कर लिया गया वहां के पीएम को, उसके बाद में उनको ले जाया गया। उसके पहले हमने देखा ईरान वाला जो रशिया और यूक्रेन का जो मैटर है वो काफी लंबा टाइम चला, लेकिन वहां पे स्थिति नहीं खराब हुई थी। यहाँ पे हमने देखा कि स्थिति, लोगों को उम्मीद थी कि पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखा जाए तो सबको उम्मीद थी कि 15-20 दिन में सारी चीजें सॉर्ट आउट होती नजर आएंगी। लेकिन अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो स्ट्रैटेजीज पे पूरा खेल रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल वहां पे ऑलरेडी उतना है उनके पास में कि वहां पे उनकी डिमांड जो है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो एशियन कंट्रीज में यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ी है। उनका असर इसलिए देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसका असर जो मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है, पूरा सिनेरियो यही क्रिएट हो रहा है कि आने वाले टाइम में अभी ये टेंशंस बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी खोलने की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे वो खोलने की बात भी करते तो उन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे बहुत सारी जो टेंशन चल रही है, इसकी वजह से हमको असर देखने को मिला है। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया स्कीम हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि गोल्ड मोनेटाइजेशन करना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है हमने, अचानक देखा रात को एक न्यूज आई कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, 6% से 10% कॉमन कर दिया गया है। एग्रीकल्चर और इंफ्रा सेस जो है वो 5% का लगा दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंपोर्ट्स पे करीब करीब 9% का यहाँ पे हमको इजाफा देखने को मिला है। तो ये जो असर आया है पूरा की पूरा, आप बोलेंगे कि स्मगलिंग बढ़ेगी, मुझे भी लगता है कि स्मगलिंग बढ़ेगी इससे, क्योंकि
गवर्नमेंट क्या कर्व लेगी, क्या उसमें सिचुएशन वो डेवलप कर पाती है, उसके क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैंने 15% करा है तो यहाँ पे स्मगलिंग बढ़ सकती है। उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि ये पुराने टाइम में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हुई हैं। पहले भी 15% था, उसको हमने 6% करा। जो दुबई से इंपोर्ट होता था हमारे पास में, वहां पे ऑलमोस्ट उसको करा गया, तो वहां से इंपोर्ट होना बंद हुआ। लेकिन स्मगलिंग क्या है कि बंद होती नजर नहीं आ रही है। अब क्या स्टेप्स उठाती है गवर्नमेंट, उसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी कम से कम अगले 15 दिन और वेट करना चाहिए। निरंजन साहब, आपको लगता है कि ये स्टेप जो कि कह रहे हैं अंकित साहब कि ये सब स्टेप सरकार ने उठाए हैं, लेकिन दुनिया के जो छोटे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री हैं, वो मई के महीने नहीं बल्कि मार्च एंड से वो कदम उठाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। तो भारत सरकार को 2 महीने ज्यादा क्यों इंतजार करना पड़ा कि ये सारे ड्रास्टिक स्टेप उठाएंगे? और अब तक तो ये भारत सरकार ये दिखा रही थी कि ये सब कुछ चंगा है जी, लेकिन अचानक से भारत सरकार को ये रियलाइज हुआ कि अच्छा, संकट इतनी बड़ी है। आपको क्या लगता है कि इससे गोल्ड इंपोर्ट पे ज्यादा लगाने से और जो ड्रास्टिक जो ऑप्टिक्स का खेल चल रहा है उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा? एक्चुअली आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, सरकार ने ऐसे क्यों स्टेप लिया है। लास्ट मंथ में आईएमएफ का जो रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी आया था, उसमें ऑल ऑफ ए सडन जो इंडियन इकोनॉमी है, वी काइंड ऑफ हमारा इकोनॉमी का स्थिति था 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, चाइना एंड जर्मनी। अचानक बिकॉज ऑफ आईएमएफ ranking of the major economies of the world, we have now slipped to 6th largest economy. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा जो exchange rate है, वो that has fallen by close to 9%. Now, because हमारा economy dollar terms में we are measuring the size of the economy, because exchange rate value has fallen by almost 9%, इससे क्या हुआ in dollar terms हमारा इकोनॉमी का जो पोजीशन है वो 4th से 6th पोजीशन में आ गया। नाउ दैट इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ, आप ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज समथिंग नॉट डिजायरेबल फ्रॉम द ऑप्टिक्स पार्ट, इन पर्टिकुलर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो इकोनॉमिक डाउनग्रेड हुआ है इससे रिलेटेड है आपका सोवरेन, जो जितना भी एजेंसी रेटिंग एजेंसी है, दे कुड एक्चुअली डाउनग्रेड आवर इकोनॉमी। एंड सरकार का मानना है ए रीजन फॉर दिस टू हैपन इज हमारा जो इंपोर्ट बिल है, ये जो आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर देखते हो, लास्ट ईयर वी इंपोर्टेड क्लोज टू $70 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड। अगर सिल्वर ले लेते हो, वी हैव इंपोर्टेड $12 बिलियन ऑफ सिल्वर। So between the precious metal gold and silver, we are talking about almost 2.5% of the Indian economy का जो size है 4 trillion. हाँ, basically जो बता रहा था आपको, if I looking into the import figure of gold and silver, we are talking about almost 100 billion US dollar, which we imported last year, which is almost equivalent to 2.5% of the Indian economy. Now, from the optics side, the government has to come out with certain strategy, because आप gold and silver का import as a percentage of total import अगर देखेंगे, it is almost like 20%. Remaining major हमारा import होता है crude oil. Now the basic difference between crude oil and gold and silver is crude oil we are actually importing and using as an input for exporting, because in terms of our export also we are one of the largest exporter of refined petroleum product. But gold में क्या हो रहा है, gold and silver जो import हो रहा है, basically we are importing for consumption purpose. Now government देख रहा है, because of this what is happening is हमारा जो exchange rate इतना fall कर रहा है, and that is having a toll on the size of the Indian economy, which also have some indirect impact, like I mentioned, in terms of the rating agency giving us a bad rating and things like that. So government, it's more like a knee-jerk reaction. And the reason I'm saying so, because gold का जो demand है, silver का जो demand है, हम लोग economics में बोलता है inelastic demand. Inelastic demand का मतलब है it doesn't matter what is the price. अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपका बेटी को शादी कराना है और बेटा को शादी कराना है, irrespective of price आप गोल्ड खरीदोगे। Now in the Indian economy, अगर पूरा इकोनॉमी आप देखते हो,
around 5% of the economy of the Indian economic household, they are considered to be rich income household. जिसके पास so 5 million we are talking about, 5% we are talking about, around 80 million such population है जिसके पास 80 million is almost the just to put into perspective, it's almost we are talking about size of the German economy, right? So we have such economic power where this inelastic price, आप 5% या 10% गोल्ड के ऊपर एक्साइज लगाते हो, it does not matter to this 80 million people, you know. So they are anyway going to buy gold and silver like what they are doing. But the government, why they did it is try to ensure that our exchange rate does not fall even after, beyond this 10% that I just now spoke about. And therefore, it is more from the optic side, government is trying to send a signal that in this year, because the price of gold and silver are also going up because of uncertainty in the world, because of the war that we are seeing, is trying to give a signal that why not consume little less of it. But how much successful that it would be, I have my doubt. पवन जी, आपको क्या लगता है कि जो बड़ा जो पिक्चर है, जो लार्ज पिक्चर है आने वाले दिनों में भारत की इकोनॉमी का, या फिर आप देखें कि जो डिस्ट्रेस है, जिस तरह से सरकार ने आज घोषणा की कि उन्होंने ओल्ड गैसिफिकेशन के एक नए प्रोग्राम की घोषणा की, लेकिन आप देखें कि जिस तरह से फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो भी मुझे लगता है कि डिस्ट्रेस में रहेगी। इसके अलावा जो रेंट डेफिसिट है वो 8% का इस बार होने वाला है एलिनो इफेक्ट के कारण। तो एक तरह से रूरल डिस्ट्रेस बढ़ने वाला है, जो बड़ा लार्ज वर्कफोर्स है, जो भारत की आत्मा है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो अगर कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में चली गई तो एक बड़े क्राइसिस की तरफ हम बढ़ेंगे। शंकर जी नमस्कार। देखिए, ठीक कह रहे हैं आप। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त पे, जब हम लोग अभी खरीफ की फसलों के सीज़न में यहाँ से घुसे हैं, फर्टिलाइज़र की उपलब्धता और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र की कीमतों में उछाल। और दूसरा जो आपने कहा कि मानसून जो आप लगाइए, पिछले 12 साल से जब तक की सरकार सत्ता में है तब से मानसून एक साल भी धोखा नहीं किया। एक साल की बात है, थोड़ा बहुत मानसून डेफिसिट था, पर बावजूद इसके थोड़ा पैची था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। इस वक्त मानसून और फर्टिलाइज़र की अनुपलब्धता और फर्टिलाइज़र की ऊंची कीमत होना और फर्टिलाइज़र के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बाहर से लाने में हमें क्या दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, वो सब बड़े चैलेंजेस हैं। और जो देखिए, मैं लगातार अपने दोस्तों से, आपसे, बाकी टेलीविज़न चैनलों पे मैं जब बात करता हूं तो मैं ये कह रहा था कि देखिए साहब, ऐसा है कि बहुत ये कोविड से मिला जुला और कई मामलों में उससे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होने वाला है। क्योंकि चलिए, कोविड में तो मान के चलते हैं कि साहब ऐसा है कि डिमांड नहीं था, अभी डिमांड भी रहेगा, चीज़ों की अनुपलब्धता रहेगी। अभी आप देखिए, किस्मत से बाल बाल बचे हैं। जब हम लोग अभी अप्रैल का डेटा आया है, लेकिन कई चीज़ों की उसमें कीमत बढ़ी हुई है, 18% से लेके 20% तक। उसमें सब्जी की कीमतें बढ़ी हैं, तो 10 पैसा बढ़ा है इन्फ्लेशन अभी आप अप्रैल में। तो ये आगे आने वाले वक्त में, अभी आप जब मार्च में, अभी मई में घुसे हम लोग, शंकी, अभी 13-14 मई के आसपास हम लोग बैठे हैं और अभी इसमें 17-18 दिन और बाकी हैं। अभी आप इंतजार करिए और आगे आने वाले टाइम में मई का डेटा आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि महंगाई एकाएक अगर बढ़ के, ये मान लीजिए 3.5% है, ये बढ़ के अगर 4.4% से ऊपर चला जाता है तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि जो परमिसिबल लिमिट है, कायदे से टॉलरेबल लिमिट है आरबीआई की, आप ये कह सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी बात आपने की, अभी से आप देखिएगा, सरकार की छाती इसलिए फटी हुई है कि इनको पहले समझ में आया कि साहब पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए, और साथ ही साथ अभी जब ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, जो शायद ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि मैनेज हो जाएगा क्योंकि ईरान और यूएस का वॉर खत्म हो जाएगा, बहुत मिटिगेट हो जाएगा, वो शायद हुआ नहीं। जो जितनी मेरी समझ बनती है इंटरनेशनल ट्रेड की और डिप्लोमेसी थोड़ा बहुत जो समझता हूँ, अब इनकी छाती इसलिए फटे कि इनको लग रहा है कि परसों नरसों 2-3 रिपोर्टें आई जिसके आधार पे इनको लगा कि साहब ऐसे हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खासकर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हिल जाएगा। 2012 में शंकर जी करंट अकाउंट डेफिसिट 5% पर पहुंच गया था। इनको फिर से लग रहा है, जो
अभी उसका मान लीजिए टॉलरेबल लिमिट है 2, बढ़ के अगर 3, 4, 5 पे भी चला जाता है तो सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा वहां पैदा होगा। आप ये करेंसी क्राइसिस हो जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। तो अब इनको लगता है कि शायद चाहते या नहीं चाहते हुए भी इन्होंने वो करेक्टिव मेजर्स या सख्त मेजर्स वो नहीं लिए जो इनको लेना पड़ रहा है। आपने पूछा कि साहब लार्जर पिक्चर यहाँ से कैसा दिखता है। लार्जर पिक्चर यहाँ से शंकर जी अच्छा नहीं दिखता। अगर ऐसे ही हालात बने रहे अगले, वैसे ये क्वार्टर तो खराब हो गया, भगवान करे कि कल को लड़ाई खत्म हो जाए 2-4 दिन में, तो कम से कम आपको सेकेंड क्वार्टर तक घुसते घुसते एक तरह से कहें तो थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ से अगर आप पूछ रहे हैं कैसा दिख रहा है तो बिल्कुल खराब दिख रहा है। अंकित कपूर जी, ये बताइए कि जब यूएई का जो ट्रीटी हमने किया उससे तो हमें नुकसान ही हुआ, और इतने सालों में जब ये बात उठती रही कि भाई गोल्ड इंपोर्ट में जो बड़े बड़े सेंटर हैं, जिन्होंने स्विट्जरलैंड जैसा देश, यूएई जैसा देश जिन्होंने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको कैसे रिफाइन किया जाए उसका एक पूरा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि यूएई ट्रीटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा इस गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर? देखिए, अभी सर ने पूरा बताया कि किस तरह से हमारी सिचुएशन है, आगे आने वाले टाइम में क्या लगता है। आप जो यूएई ट्रीटी की बात कर रहे हैं, वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि गोल्ड इंपोर्ट तो बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से जो दुबई से आता है उस पर भी कन्वेंस पे कहीं उन्होंने चार्जेस यहाँ पे लगाए हैं। सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है यहाँ पे, इंडिया में करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है वो आज हम देख रहे हैं 95.50 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और 100 के आसपास हम लोग करीब है। अभी सर ने बताया कि अगर ये सिचुएशन रहती है, अगर ये टेंशन वाली सिचुएशन रहती है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। गोल्ड इंपोर्ट 71.98 बिलियन डॉलर का हुआ है इन द फिस्कल ईयर 2026 में, जो सबसे बड़ा है अभी तक। और परेशान गवर्नमेंट है। अभी सर ने जैसे बोला कि एंटीसिपेशन सबका था, हमारा भी था, आपका भी था, नॉर्मल कंडीशन में सभी का एंटीसिपेशन था कि वॉर 15 डेज या 1 मंथ में खत्म हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मल होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप बार बार अगर सिचुएशन के देखेंगे तो एक तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से उसी स्टेटमेंट को बोल दिया जाता है कि नहीं, हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और इसके अंदर शर्तें अलग अलग तरीके से रखी जा रही हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली अगर बात करें तो वो एशियन कंट्रीज के अंदर वो अस्थिरता पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि क्रूड ऑयल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है। चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बाकी अदर कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे क्रूड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। इंपोर्ट बिल ऑलरेडी हमारा क्रूड ऑयल के सबसे ज्यादा है, गोल्ड का इंपोर्ट ऑयल बढ़ता जा रहा है। तो यूएई ट्रीटी तो अभी आगे चल के क्या होगा वो तो एक अलग चीज हो गई है, पहले जो घर की टेंशन है उसको संभालना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, 95 का लेवल ये सिर्फ अभी नहीं आया, हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं लगातार एफआईआईस की बिकवाली हो रही है, एफपीआईस यहां से लगातार आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंडीशंस यहाँ पे समझ में आ रही है कि इतनी बेटर कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, उनको रिजल्ट जो है वो चाइना में ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया। हमने देखा एलटीसीजी लगाया गया, एलटीसीजी 12.5% तक का दिया गया, एसटीटी हमारे यहाँ बढ़ा दिया गया। तो निवेश के जो जरिए हैं उसको तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले खत्म करा गया। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियोज को लाना बहुत जरूरी हो गया है, एफआईआईस का एंट्री यहाँ पे देना जरूरी हो गया है। कंपनीज डेफिनेटली परफॉर्म कर रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने क्राइसिस में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर यही सिचुएशन रहती है, मुझे लगता है एक बड़ा क्राइसिस आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। 95 की बात कर रहे हैं, अगर ये रुपया 110 क्रॉस हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और गोल्ड की अगर बात करें तो अभी गोल्ड के अंदर कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। गोल्ड हमेशा एक फोमो फैक्टर रहा है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इसके दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं। चाहे वो हम इंदिरा गांधी के टाइम से ले लें, जब ये 120 डॉलर था, आज हम देख रहे हैं ये 5,000 डॉलर को क्रॉस कर चुका है, अभी 47-4800 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड में अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड के अंदर बाइंग कर रही है। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, एक आज वापस से एक सिनेरियो दे दिया गया है कि यार 1,50,000 गोल्ड था, आज 1,62,000 हो गया है। तो जो एक कॉमन पर्सन है उसको तो अपना पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आया लास्ट 3 इयर्स में, 50,000 से गोल्ड जब 1.5 लाख पे गया, तो 3 इयर्स में जो चेंज आया है, ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, लेकिन कॉइन्स और बार्स की डिमांड यहाँ पे लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जो सरकार के लिए सबसे बड़ा टेंशन एक क्रिएट हुआ है। मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन है, लेकिन अभी भी मेजर स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। चुनाव के बाद उम्मीद थी कि शायद क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट पूरा की पूरा जो बर्डन है वो अपने ऊपर ले रही है, डेफिनेटली ले रही है, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं, बाहर की कंट्रीज हैं, जिनको निवेश करना चाहिए, उन सभी को स्थिर यहाँ पे हालत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। निरंजन मानिक, एक कहावत है हिंदी में कि भोज पे कोहड़ा रोपना, यानी कि जब लोग आ जाएं आपके घर पे खाने के लिए, तो आप तैयारी करते हैं कि अच्छा सब्जी मंगाना है, दाल मंगाना है, चावल मंगाना है। हर समय हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया का कैंपेन चला, प्रधानमंत्री लगातार इसको स्लोगन के रूप में बोलते हैं। हर समय हम जब भी इस तरह की
जिसको कहते हैं सप्लाई चेन या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर डिस्ट्रप्शन बाहर के देशों में होती है, कभी अगर सेमीकंडक्टर की क्राइसिस हो जाए तो कभी हमें हीलियम नहीं मिलता। आज की तारीख में हमें गैस नहीं मिल रहे, तेल नहीं मिल रहे, सोना की क्राइसिस हो गई है कि सोना इंपोर्ट करेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या होगा और तमाम जो क्राइसिस होगी। तो सवाल ये है कि भारत सरकार के पास लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पहले से क्यों नहीं होती? अगर हमारे पास कोल रिजर्व है, हम कहते हैं कि हमारे पास 200 सालों के लिए कोल रिजर्व है, तो कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट को कैबिनेट अभी अप्रूव कर रही है। ये सब काम तो पहले होना चाहिए था ना, सोचना चाहिए था कि भाई एलएनजी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, आपके यहाँ खुद तेल के कुएँ नहीं हैं, तो आपको दूसरे अल्टरनेटिव मेथड के ऊपर वॉर की तरह उस पे काम करना होगा। देखिए, जस्ट टू गिव सम क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ये जितना भी पीएलआई स्कीम है उसमें कुछ कुछ सेक्टर में वी हैव स्टार्टेड गेटिंग बेनिफिट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स देखते हो, which came under the PLI scheme, we are seeing that India has now become the third largest exporter in the export ranking of various commodities in pharma products. Also, we are seeing some green shoot in the semiconductors. The problem है, ये जो जितना भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टू डेवलप एज ए, बिकॉज ईच पार्ट्स, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप फोन आईफोन लेते हो, इंडिया हैज नाउ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग, इंडिया का जो है वो आईफोन है। नाउ विद इन द आईफोन आप देखिए सप्लाई चेन कितना एम्बेडेड हो गया है। बिफोर यू कैन एक्चुअली असेंबल एनी आईफोन, वो जो माइक्रोचिप्स होता है, that actually crosses between India and China border at least 14 to 15 times. Just I'm talking about a single country. ऐसे आप देखोगे for the simple iPhone between India and Malaysia, between India and Thailand, वो जो सेमीकंडक्टर का जो चिप्स आता है वो बनाने में at least 15 to 16 times per country it crosses the national boundary. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप हीलियम के बात बोले, ये हीलियम हैज गॉट एन ह्यूज एप्लीकेशन इन द पेंट इंडस्ट्री। पेंट में अगर ऑटोमोबाइल ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, सो बेसिकली क्या हो रहा है, बिकॉज द सप्लाई चेन हैज नाउ बिकम सो इंटरकनेक्टेड, ये जो आत्मनिर्भरता को जो बात कर रहा हूं, इवन इफ यू वांट टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, इट इज गोइंग टू टेक टाइम्स। चाइना के जो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर आत्मनिर्भरता अभी उसको मिला, दे स्टार्टेड वर्किंग वे बैक फ्रॉम 1980s। उसके बाद आज के तारीख में वी आर टॉकिंग अबाउट 40 years के बाद आज के तारीख में they are in a comfortable situation. Likewise, if I'm looking into the PLI scheme, we just got started only in the year 2014 जब Make in India scheme type आया था. So we have to give some time before we can actually start seeing the benefit. So that is the first component of your answer. The second component is, of course, there are some scenario which we cannot, as an economist, we cannot perceive, and or as a policymakers, we cannot perceive. इसको हम लोग बोलते हैं exogenous, मतलब इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिसी मेकर्स के हाथ में वो नहीं था। फॉर इंस्टेंस, इन द मंथ ऑफ February, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईरान इजराइल एंड यूएस वॉर, everything was looking what commentators used to say that India is a Goldilocks situation, meaning that inflation बहुत कम था, growth was one of the highest among the major economies. So everything was hunky-dory, and therefore it was not possible at that point of time for government to look forward, because ये जो हुआ था, जो war, this is what we call exogenous. It is something the government has not seen, or for that matter, anyone has seen that, So the idea is, अगर आपका सिस्टम में एक शॉक आ जाता है, how much resilient your system is to bounce back. So, like rightly said by my fellow commentators, India was hoping that this war would end within 1 month or so, but which did not happen. मेरा जो अभी the fear which I have is that ये जो crude oil price है, that is going to be there around 100 to 105 per dollar per barrel. इसमें आपको एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स भी दे रहा हूं। अभी यूएस हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट
producer of crude oil because of the उसके पास ये cracking technology आया है through which they are able to produce crude oil. But the problem with the US is it is a high cost producer. उसको crude oil manufacture करने में around $70 लगता है. Now it is in the best interest for US to prolong the war. क्योंकि अगर war खत्म हो गया, crude oil का price नीचे आ जाएगा. And if crude oil का price नीचे आ जाता है, US में जितना भी बड़ा बड़ा marketing company है, जैसे Exxon है, Shell है, those companies will become unprofitable. Likewise for Iran, if the oil price remain at a high at this stage, जो अभी 105 या 106 डॉलर पर बैरल है, they are also going to get benefit provided they are able to sell this oil to China. So this is a very interesting scenario where both the parties, both the conqueror and the both Iran and US, they are mutually going to benefit from the prolong of this war, you know. So that is what we are seeing at this point of time because it is benefiting both the economies. Now Trump is visiting China. I think what they are going to come to reach an agreement is they will allow this Chinese ship to pass through the Hormuz, you know, and doing that, Iran will be able to sell at a higher price, and the US company, jo hai, they will also get benefited. So it's a win-win situation for both Iran and US. Unfortunately, it's a bad situation for us. क्योंकि ये oil है, it has got huge implication on the all the sectors. आप plastic ले लो, plastic में we have the byproduct of oil which is being used. आप fertilizer ले लीजिए, उसमें भी LPG, CNG, this kind, cooking gas. So we have a very bad impact in terms of the second order effect. क्योंकि first order effect तो जो होना है हो गया, अभी second order effect आ रहा है, which is going to increase the cost, input cost. अगर वो हो गया, जैसे one of my fellow panelists was saying that if FIIs are constantly selling on the Indian stock market, that will again gather pace क्योंकि profitability, जो प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोग बोलते हैं, जो बिफोर यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट यू लुक इनटू द प्राइस बाय अर्निंग रेशियो. अगर प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कम होता है, दैट स्टॉक मार्केट इज प्रॉफिटेबल. अभी जो होने वाला है इन द सेकेंड राउंड ऑफ शॉक, the earning of most of the Indian corporate sectors, be it automobiles, be it FMCG, because FMCG sector में you need plastics, automobile sectors में you need microchips, you need painting, you also need cement for the construction sector. इन सबों के दाम अभी they are going to increase, because of which जितना भी हमारा स्टॉक मार्केट में बिग कंपनीज है, उसका अर्निंग इज गोइंग टू फॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी अनदर राउंड ऑफ FII पुलिंग आउट फ्रॉम इंडिया. सो देयरफॉर जो अभी रुपी 95 में ट्रेड हो रहा है, माय सेंस इज इट इज गोइंग टू टच 100 वेरी सुन. And that is again a bad news because the government is trying to put this restriction on gold and silver, thinking that it will somehow arrest this falling price of rupees. But that is not going to happen unless and otherwise the war stop immediately. But as I mentioned and as I tried to explain, that it is in the best interest for both US and Iran to continue with this war. So let's hope that China somehow intervene and try to end this war, and that will be beneficial for India. पवन जी, एक अंतिम सवाल की, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार या प्रधानमंत्री जो उन्होंने 7 प्लेज की बात कही है, वो एक तरह से देश के नागरिकों को पहले से तैयार कर रहे हैं कि अगले 2-4 महीनों में जब संसद का मॉनसून सत्र होगा या फिर अमेरिका और जिस तरह से ट्रंप चाइना की यात्रा पे हैं, उन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनता है, वैसी स्थिति में अभी थोड़े दिन पहले राम माधव का एक स्टेटमेंट आया था जो जिसपे काफी बवाल हुआ, बाद में उन्हें वो स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा कि अमेरिका के 50% टैरिफ पे भारत सहमत हो गया है. कुछ पीछे
की कहानी कुछ दाल में कुछ और भी पक रहा है क्या? क्योंकि 2-3 महीनों के बाद आप देखेंगे कि फिर से जो अगले साल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जो भारत सरकार के लिए, बीजेपी के लिए काफ़ी क्रूशियल है। यूपी बचाना एक तरह से मिनी लोकसभा का इलेक्शन है, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। ये सारे नेता जो हैं चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर चले जाएँगे। तो संसाधन बचाने का जो खेल है ऑप्टिक्स से, ये सिर्फ 2-4 महीनों के लिए है, क्योंकि फिर तो 3 महीने के बाद वो सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए शंकर जी, मैं थोड़ा इस पे अब इंटरनेशनल ट्रेड को जैसा मैं देखता हूँ उस हिसाब से अगले ये लड़ाई अगर मान लीजिए इसी शेप में जैसा अभी है, इससे ज़्यादा गहराना नहीं है या और कहीं नहीं जाना है। ये लड़ाई यथास्थिति अगर बनी रही तो आप मतलब आप लगा लीजिए हम लोग 15 मई के आसपास बैठे हैं, अगर जून तक भी निकल गया तो ये दुनिया अगले 1 साल तक के लिए वो दुनिया नहीं रहेगी जो दुनिया अभी तक आप और हम देखते रहे हैं। सारी हेकड़ी हमारी पूरी दुनिया की हवा हो जाएगी, हमारी ज़्यादा होगी क्योंकि हम लोग एक लार्ज इकोनॉमी है और दूसरा हम बिल्कुल एट द कस्प ऑफ टेकिंग द नेक्स्ट लीप वहाँ बैठे हैं, इसलिए हमारा नुकसान ज़्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया जिसका अभी आपने ओपनिंग में एग्जांपल दिया कि साहब ऐसा है कि बाकी लोगों ने कदम उठाए। देखिए वो छोटे-छोटे देश हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, आज डिसीजन लिया, आज उसको लागू कर सकते हैं। ये बड़ा देश है, उसको लागू नहीं कर सकते। एक पॉलिटिकल साइंस में जनरली पॉलिटिकल थ्योरी में शॉक थेरेपी नाम की एक चीज होती है शंकर जी, जिसमें पहले से थर्मामीटर डाल के बोल के प्रधानमंत्री ये टेस्ट कर रहे हैं कि इसके बाद जैसे मान लीजिए अगले 2 दिन के अंदर अंदर तेल की अगर कीमत नहीं बढ़ी, अगर बढ़ गई तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होने वाला है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपया 5 रुपया से लेकर 10 रुपया कुछ भी बढ़ सकता है, ये पहले से। तो प्रधानमंत्री ये बोल के पहले से आपको एक तरह से कहें तो शॉक थेरेपी दे रहे हैं कि साहब कल को एक बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो आपके विरोध का जो वॉल्यूम है, आपके विरोध का जो दायरा है और उसमें जो फेरोसिटी है, शायद उसमें एक कमी आ जाए या आप ही थोड़े से ठंडा पड़ जाए कि नहीं साहब ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने तो पहले से कहा ही कहा है। तो पहले से वो एक माहौल तैयार कर रहे हैं, एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा जो आपने कहा कि इलेक्शन में फिर से बहुत खर्चा होगा, सब कुछ होगा, ये दुनिया ही ऐसी नहीं रहेगी अगले 9 महीने के अंदर अंदर जैसे आप और हम अभी तक जीते रहे हैं। बहुत भारी संकट में पड़ेंगे। आपके यहाँ पेंट, रबर, बाकी एफएमसीजी के प्रोडक्ट, आपका एक्सपोर्ट बंद है, आपका इंपोर्ट बंद है, आपका फार्मा का एक्सपोर्ट यूएई को बंद है, यूएई को इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बंद है। मतलब आप कोई ऐसा आप पता है आपको यहाँ पे स्टील काटने के लिए प्रोपेन गैस का इस्तेमाल होता है, जो नहीं है तो स्टील के प्रोडक्शन पे इसका फर्क पड़ रहा है। कॉपर महंगा हो गया, टंगस्टन महंगा हो गया है। मतलब कोई सा धातु का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री या इस देश का जो नीति नियंता लोग अगर ये समझ रहे हैं कि साहब ऐसा है कि एक गिमिक हो सकता है, कल को कुछ कैसे भी टर्न आउट होगा देखेंगे, नहीं, ये बिल्कुल सबको इम्पैक्ट करेगा और उनको भी करेगा। आखिर प्रधानमंत्री को अपने कैवलकेड को कम करना पड़ा ना, आखिर उनकी देखा देखी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं ना। तो अभी नहीं मानिएगा तो बाद में मानिएगा, कल को अनरेस्ट होगा तो कौन इससे बचाव करेगा। तो ये पहले से एक तरह से कहें माहौल तैयार कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, शायद मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि जिस तरह से भारत सरकार को ड्रास्टिक मेजर अपनाने पड़े हैं और वो देश के लोगों को एक तरह से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए वाली कहावत है कि वो लोगों को एक भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन सब कदमों पे अमल कीजिए ताकि कड़े कदम नहीं उठाने पड़े। भारत सरकार उनको तैयार कर रही है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया जितनी भी बदल जाए इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण, लेकिन चुनाव अपने उसी गति से होंगे, उसमें हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल उसी गति से होगा, उतने ही क्वांटिटी के साथ होगा, क्योंकि भारत में चुनाव लड़ना ही राष्ट्र धर्म है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ पवन जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित कपूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निरंजन बानिक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.